हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो है वर्किंग पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड पावर फंक्शन ऑफ लोकसभा। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का। हमारी जो लास्ट क्लास थी जिसके अंदर हमने लोकसभा का गठन किया था, आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था लोकसभा का जो गठन था वो सबका क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ और जिसने लोकसभा के गठन की वीडियो वॉच नहीं की है, प्लीज़ वो वीडियो पहले उसकी वॉच करें, उसके बाद देखें। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, कल की क्लास के अंदर हमने लोकसभा के गठन के अंदर एक पॉइंट किया था, हमने पदाधिकारी। इस पदाधिकारी पॉइंट के अंदर हमने दो पॉइंट देखे थे। पहला तो आता है इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष का पद, और दूसरा आता है इसके अंदर उपाध्यक्ष। ये दोनों पॉइंट किए थे। हमने ये भी किया था कि इन दोनों की जो नियुक्ति है वो लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने में से ही करते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसका जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने में से ही करते हैं। और एक चीज और कि लोकसभा अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, ये जो अधिकार हैं वो ब्रिटिश लोकसभा सदन के तहत प्राप्त होते हैं, क्योंकि भारत में जो संसद का जो निर्माण हुआ था वो ब्रिटिश सरकार की ही देन है, ब्रिटिश संसद की ही देन है। ब्रिटिश संसद की तर्ज पर ही, उसको देखते हुए ही भारत में संसद का गठन किया गया था, संसद का निर्माण किया गया था। एक तो क्वेश्चन आज हमारा ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर लोकसभा की कार्य शक्तियां। हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये लोकसभा अध्यक्ष है और ये सीधा लोकसभा की कार्य शक्तियां हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो है लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां। ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको लास्ट तक वॉच करना है आपने। एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहले इसके अंदर अपने शक्ति करेंगे कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितनी भी बैठकें होती हैं लोकसभा के अंदर उन सब की अध्यक्षता इसके द्वारा ही की जाती है। लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो इसका कार्य क्या है, लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जो लोकसभा सदन है उसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी किसका होगा, इसी का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा का प्रमुख व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मंत्री लोकसभा के कार्य में अशांति लाने का प्रयास करता है तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा उसे लोकसभा की बैठक से भी बाहर निकाला जा सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी इसके अंदर आ जाएगी कि लोकसभा की जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कि लोकसभा की बैठक के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे सबसे पहले उसका कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। यानी कि उसकी एक समय सारणी बनाई जाएगी। जैसे कि इंडेक्स, आपकी बुक के अंदर, आपकी नोटबुक के अंदर एक इंडेक्स बना होता है। हमने जो भी कार्य करवाया वो हम बुक के हिसाब से करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर के 20 तक आपकी बुक के अंदर चैप्टर हैं। तो प्रत्येक चैप्टर का आपको मार्क्स भी दिया है कि कौन सा कितने नंबर का है, उसी तरह इसके अंदर होता है। इस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स बनाया जाता है कि कौन सा कार्य किस दिन किया जाएगा, उसके ऊपर कब विचार किया जाएगा, वो सब लोकसभा में पहले से ही निर्धारित होता है। या अगर सीधी सिंपल भाषा में अगर बात करें, जिसे अपने कहते हैं कार्यसूची, कि पहले से ही कार्यसूची बना ली जाती है। और जो भी विषय, जिन भी विषयों पर जिन भी विषयों पर बैठक में विचार विमर्श किया जाता है उसके लिए समय निर्धारित होता है। उसके लिए क्या होता है, समय निर्धारित होता है। उसी समय के दौरान उस विषय की समस्या, उसके लिए विकास संबंधी जो भी कार्य है वो उसी समय में पूर्ण किया जाता है। और इसके अलावा
किसी विषय से संबंधित कोई भी वाद विवाद है उसके लिए भी बैठक के अंदर समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर तीसरी, कि जो लोकसभा होता है वो अपने सदन में जितनी भी समितियां होती हैं उसका पदेन सभापति होता है। मान लीजिए लोकसभा के अंदर जो भी कार्य किया जाता है, मान लीजिए किसी विधेयक पर विचार विमर्श करना है, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करना है, उसे लागू करना है, तो उसके लिए लोकसभा से उसको पारित करवाना पड़ेगा। तो लोकसभा से पारित करवाने से पहले क्या होता है कि जो समितियां होती हैं, जो जांच समितियां होती हैं, वो इस विधेयक की जांच करेंगी और इन जांच समितियों का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। समझ आ गया आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में ही इन समितियों के द्वारा कार्य किया जाता है। और चौथा आ जाएगा इसके अंदर कि लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक का यहाँ मतलब है बजट से, यहाँ बजट की बात हो रही है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। समझ आ गई आपको? देखो अब इसका जो निर्णय है ना तो ये राष्ट्रपति करता है ना ही प्रधानमंत्री करता है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आ जाएगा इसके अंदर 5 नंबर कि लोकसभा के अंदर जो मंत्री होते हैं, यानी कि मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच जो भी बातचीत होएगी, जो भी पत्राचार होएगा वो किसकी मध्यस्थता में होएगा? वो होएगा लोकसभा अध्यक्ष की मध्यस्थता में। मान लीजिए किसी मंत्री ने राष्ट्रपति से किसी विषय संबंधी विचार विमर्श करना है तो वो सबसे पहले किसके साथ सलाह मशवरा करेगा? वो लोकसभा स्पीकर के साथ करेगा, लोकसभा अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श करेगा। यदि किसी विषय पर राष्ट्रपति ने विचार विमर्श करना है मंत्री के साथ तो वो पहले लोकसभा स्पीकर से विचार विमर्श करेगा, उसके बाद वो मंत्री से विचार विमर्श करेगा। ये था हमारा लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां। एक बार दोबारा से फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इसको, कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितनी भी बैठकें बुलाई जाती हैं या जो लोकसभा का जो सदन होता है उस सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और लोकसभा के अंदर जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए पहले कार्य सूची तैयार की जाती है कि कौन सा कार्य किस दिन और कब किया जाएगा, और इसके लिए कुछ विषयों का निर्धारण किया जाता है। ऐसे विषय जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिन पर वाद विवाद किया जाएगा, वो सब पहले से ही निर्धारित होता है। और इसके अलावा जो लोकसभा होता है वो जो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के अंदर जितनी भी समितियां होती हैं उन सभी का वो पदेन सभापति होता है, यानी कि सभी समितियों का ये अध्यक्ष होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक यानी कि बजट है अथवा नहीं। ओके। और मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो मध्यस्थता होती है, जो पत्राचार होता है, वो किसकी मध्यस्थता में होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष की ही मध्यस्थता में होता है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अपनी नोटबुक से रिपीट करोगे, लर्न करोगे तो आपको ये सारा टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो था लोकसभा की कार्य शक्तियां। देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि लोकसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिसके तहत वो कार्य करती है। सबसे पहली शक्ति इसके पास होती है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण। कानून निर्माण की शक्ति लोकसभा के पास है, हमने संसद के पास भी पढ़ी थी ये। देखो वही शक्तियां हैं जो संसद के पास होती हैं, बस फर्क इतना है कि जो संसद की शक्तियां हैं वो 2 भागों में बंट जाती हैं। पॉइंट तो वही है सेम,
बट दो भागों में बंट जाती हैं। कार्य भी वही होता है, चाहे आप किसी भी सदन से पहले शुरू कर लें, दोनों के द्वारा सेम कार्य किया जाता है। लेकिन जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन होता है, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी शक्ति आती है इसके अंदर वित्तीय। तीसरी आ जाएगी इसके अंदर कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। और चौथी इसके अंदर आ जाएगी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। पांचवी आ जाएगी इसके अंदर निर्वाचक मंडल के रूप में, यानी कि निर्वाचन संबंधी। ये जो 5 शक्तियां हैं ये लोकसभा के पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कल की क्लास देखना, आपने नोटबुक के अंदर भी राइट डाउन किया होगा, ये पांचों की पांचों शक्तियां ये संसद के पास भी थी। मैंने अभी आपको क्या कहा कि संसद की शक्तियां जो हैं वो दो भागों में बंट की, लोकसभा और राज्यसभा में। कार्य सेम है, शक्तियां सेम है, कार्य सेम है, शक्तियां भी सेम है, बट थोड़ा बहुत फर्क आता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि 100% सेम है, 100% सेम नहीं है। या ये मान के चलो कि 85 से लेकर के 90% तक की जो शक्तियां हैं वो लोकसभा राज्यसभा के पास सेम होती हैं। तो हम शुरू करेंगे। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है इसके अंदर लोकसभा के अंदर, वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का मतलब यहाँ पे कानून निर्माण की बात की जा रही है। आपको पता है कि जो लोकसभा है वो किन विषयों पर कानून बनाएगा। हमने संसद में किया था, संसद के अंदर हमने 3 सूचियां की थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उसके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार संसद के पास होता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून निर्माण का जो अधिकार है वो राज्य सरकार यानी कि विधानमंडलों के पास होता है। और जो समवर्ती सूची है इसमें वो विषय होते हैं जिन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? केंद्र का माना जाता है। तो ध्यान है आपको ये सब। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे विधायी शक्तियों में। सेम वही है कि विधायी शक्तियों के अंदर लोकसभा उन्हीं विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है जो संघ सूची के विषय में शामिल हो, संघ सूची में शामिल हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो राज्य सूची के कुछ विषय होते हैं जिन पर कानून निर्माण का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। मान लीजिए लोकसभा से किसी विषय पर कानून निर्माण का प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा से वो कानून जो प्रस्ताव था वो यहाँ से पारित हो गया। पारित कितने बहुमत से होना चाहिए? 3/4 बहुमत से। यदि वो 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? वो जाएगा दूसरे सदन में। हमारा दूसरा सदन कौन सा है? दूसरा सदन है राज्यसभा। यही सेम प्रोसेस कहाँ चलेगा? राज्यसभा में चलेगा। हमने क्या करना था? सिर्फ लोकसभा करना था। लोकसभा की विधायी शक्ति थी, किसी विषय पर कानून निर्माण करना है तो उसके लिए प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा और उस प्रस्ताव को लोकसभा से कितने बहुमत से पारित करना पड़ेगा? 3/4 बहुमत से उसे पारित करना पड़ेगा। और पारित कर होने के पश्चात हो जाता है दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया, प्रस्ताव को सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद इसे पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 3/4 बहुमत चाहिए। तभी वो प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगा? अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास। जब तक इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक वो कानून का रूप ग्रहण नहीं करता है। ध्यान रहेगा आपको ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दूसरी शक्ति हमारी वित्तीय। दूसरी शक्ति आ जाएगी इसमें वित्तीय शक्ति। देखो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है बजट निर्माण, कि सरकार के द्वारा सरकार को जो वित्त संबंधी शक्ति दी जाती है, जो बजट निर्माण की जो शक्ति दी जाती है, जिसमें सरकार प्रत्येक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा रखती है कि सरकार ने जितना व्यय किया उस खर्च से सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई है
कितना घाटा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इन सब की जो डिटेल है वो सरकार के द्वारा बजट में रखी जाती है। और ये जो बजट है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। बजट रखने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्री का होता है, लेकिन वित्त मंत्री अपनी इच्छा से ये अधिकार किसी अन्य मंत्री को भी सौंप सकता है। ध्यान में रखना है आपने। और मान लीजिए लोकसभा से वो बजट तैयार किया गया और लोकसभा ने इस बजट को लोकसभा से 3/4 बहुमत से पारित कर दिया। यहाँ से वो पारित होने के पश्चात वो बजट कहाँ जाएगा? वो बजट जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन मतलब राज्यसभा। जब वो बजट राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास इस बजट को पारित करने के लिए मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है। मात्र 14 दिन का ही समय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो इन 14 दिनों के अंदर किसी विषय से संबंधित, किसी खर्च से संबंधित वो उसमें परिवर्तन करवा सकती है या उस खर्च को बढ़ा सकती है। किसी मद को हटाना हो तो उसे हटवा भी सकती है। लेकिन हटाना, परिवर्तन करना, उसे बढ़ाना, ये सब अधिकार किसके पास होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के पास। ये लोकसभा के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति पढ़ी थी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। पढ़ा था ना ये पीछे। तो वही इन अधिकारों के तहत ही राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती है, यदि राज्यसभा इस बजट के प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तो ये जो प्रस्ताव है वो 14 दिन बाद अपने आप ही पारित हो जाता है। 14 दिन बाद यह अपने आप ही पारित हो जाएगा। इसे पारित करने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुमत की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ने ऑलरेडी इसे 3/4 बहुमत से पारित कर दिया था। यदि वित्तीय बजट के अलावा और कोई प्रस्ताव होता, बजट को छोड़ करके कोई अन्य साधारण विधेयक होता, तो राज्यसभा से जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता, सिर्फ बजट को छोड़ करके। ध्यान में रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। हमारी तीसरी शक्ति आती है इसके अंदर, कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा होती है हमारी, इस लोकसभा के जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब कार्य करने वाले लोग। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कार्य करने वाले लोग। अब संसद में कार्य कौन करते हैं? संसद में कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वहां कोई चेयर, कुर्सियां, मेज तो कार्य करते नहीं। वहां मंत्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है। जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, इन्हीं के द्वारा संसद में कार्य किया जाता है। ओके, अब ये जो व्यक्ति हैं वो किस आधार पर कार्य करते हैं? हमारे देश के संविधान के अनुसार। हमारे देश के संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है। अगर हम हमारे संविधान की बात करें तो संविधान में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अनुसार जो मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए इन मंत्रियों का जो नियंत्रण है वो कार्यपालिका पर रहता है। समझ आ गया आपको इतना? अब हम चलते हैं आगे चौथी शक्ति पर, कि लोकसभा के पास जो चौथी शक्ति है, चौथी शक्ति है संविधान संशोधन की। कल हमने पढ़ा था ये संसद के पास भी संविधान संशोधन की शक्ति है। आपको पता है संविधान में संशोधन लाना है तो संशोधन लाने के लिए दोनों सदनों का सहयोग जरूरी है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। यदि इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है, संविधान में संशोधन लाया जा रहा है,
कोई साधारण विधेयक नहीं है, संविधान में संशोधन की बात हो रही है। तो वो संशोधन की जो प्रक्रिया है या तो वो लोकसभा में शुरू हो सकती है या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में शुरू हो जाए। बट उसके लिए जिस भी सदन में प्रक्रिया शुरू होएगी उस सदन को कितने बहुमत से पारित करना पड़ेगा? 3/4 बहुमत से। देखो, अगर कहीं भी पारित शब्द आ जाए ना इस लेसन के अंदर, चाहे छठा लेसन है चाहे 7वां लेसन है, तो आंखें बंद करके वहां 3/4 बहुमत से पारित कर देना, 101% ये आपका राइट होगा। अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा पहले लेकर के आती तो राज्यसभा से भी कितने बहुमत से पारित करना पड़ता? 3/4 से। मतलब कि कोई भी सदन इस प्रक्रिया को शुरू कर ले, दोनों सदनों से 3/4 बहुमत जरूरी है। यदि इन दोनों सदनों से बहुमत से पारित हो गया तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नंबर आता है राज्य विधान मंडलों का। कल हमने किया था ये। इसके बाद नंबर किसका आता है? राज्य विधान मंडलों का। और कितने मंडलों का बहुमत जरूरी है? 15 मंडलों का, यानी कि आधे से ज्यादा। आपको पता है हमारे देश में विधानमंडल कितने हैं? 28 हैं। 28 विधानमंडल हैं टोटल। सब हर राज्य के अंदर विधानमंडल है। तो 28 का आधा कितना हो जाएगा? 15। वैसे तो 14 इसका आधा होता है, एक ज्यादा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यानी कि 15 विधानमंडलों का बहुमत जरूरी है, तभी संविधान में संशोधन लाया जा सकता है। ये है लोकसभा के पास संविधान संशोधन की शक्ति। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। 5 नंबर पॉइंट आता है निर्वाचक मंडल के रूप में। देखो, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बस ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा इन दोनों के निर्वाचन में लोकसभा के साथ साथ भारत की विधानमंडलों के सदस्य भी इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। बट हमारी बात किसकी हो रही थी? सिर्फ लोकसभा सदस्यों की। लोकसभा की बात हो रही थी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। एक तो हमने किया इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियाँ, और दूसरा किया हमने लोकसभा की कार्य शक्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट लगता है आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच करें, या आपके पास जो भी बुक है राजस्थान बोर्ड की या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, आप उसे रीड करिए, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा का गठन। कल हमारा टॉपिक क्या होगा? राज्यसभा का गठन। तो कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है। अगर किसी ने संसद की कार्य शक्तियों वाली क्लास मिस कर दी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को जरूर वॉच करें और अपनी कॉपी पर साथ के साथ राइट डाउन करते रहें। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कि राज्यसभा के गठन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।